एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार यानी किसी बॉडी का वेट जो है, क्या वह हर जगह एक समान रहता है या कहीं ज़्यादा कहीं कम रहता है, उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी बताओ। किसी पिंड का भार, बिल्कुल सही, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी में अलग अलग पोजीशन पे जो वेट है आपका वो अलग अलग होता है। अगर आप पोल्स पे हो, ठीक है, किसी भी पोल्स पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहीं पे भी हो, तो आपका जो वेट है वह मैक्सिमम होगा क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होगा, ये होगा इक्वेटर पे। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका वेट बढ़ता जाएगा। क्लियर है। और अगर पृथ्वी के केंद्र पे आप चले जाओ तो वहाँ पे आपका वेट शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, अब बताओ, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कब अधिक हो जाता है। तो कब अधिक होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रहे हो। ठीक है, यानी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सलेशन के साथ अगर जा रही है तो आपका भार जो है वह अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। अगर किसी बॉडी को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हो तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से चंद्रमा पे लेके जाते हो तो उसका मास जो है वह कभी भी चेंज नहीं होता है, आप कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन उसका वेट जो है वह वहाँ के ग्रेविटेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है वह चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 है। इस कारण से अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 60 केजी का है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका वेट जो हम लोग लेते हैं, देखो केजी जनरली हम लोग वेट को बोल देते हैं, तो ऐसे ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका हो जाएगा कितना, 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर उसका मास 60 केजी है तो वहाँ भी उसका मास 60 केजी ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो क्या होगा, उसके त्वरण में, गतिज ऊर्जा में, किस चीज में क्या रिलेशन आएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो, एक में आपका त्वरण, दूसरे में संवेग, तीसरे में है गतिज ऊर्जा और चौथे में स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीजों को पूछ लिया गया है। ठीक है, जल्दी बताओ, अगर किसी चीज का वेग, किसी भी बॉडी का वेग दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दोगुना होगा क्या। त्वरण यानी एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सलेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी इन रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, यानी v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो वेग दोगुना हुआ है तो आपका त्वरण क्या दोगुना हो जाएगा। त्वरण मान लेते हैं हम लोग v था तो अब 2v हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा v/t, यानी ये दोगुना नहीं हुआ एक्सलेशन इसका। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। संवेग क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दोगुना हुआ तो क्या उसका संवेग दोगुना होगा, तो बिल्कुल सही, उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला आता है तो साइंस का इतना आसान सारा क्वेश्चन आता है कि आप कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, या आपका एसएससी का एग्जाम हो, या आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, या और अदर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर फिजिक्स से कुछ फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो न्यूमेरिकल्स जितना भी आता है बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, मोमेंटम यानी संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू भी। ठीक है, इसको p से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखना जरूरी नहीं है, वैसे आप एक बार देख लो, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, अगर दोगुना हुआ तो 4 गुना हो जाएगा, तो ये गलत है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कोई मुझे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है,
स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, ठीक है, यानी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी का तो कोई चर्चा ही नहीं है, इस कारण से यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अभी मैंने बताया अगर वेग दोगुना हुआ है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, किस सिचुएशन में होगा, क्या वो वायु में है, जल में है, निर्वात में, हाइड्रोजन में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो यह है निर्वात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बस रिवीजन के पर्पज से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जल्दी बताओ। साइंस के क्वेश्चन देखो एग्जाम में हमेशा इजी रहते हैं, अगर 5 क्वेश्चन आया तो 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो आपका आंसर होगा पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, जल्दी बताओ। ऊष्मा का, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक कंफ्यूजन रहता है, अगर पूछा गया ऊष्मा तो आप ऊष्मा ही समझना, उसको इलेक्ट्रिसिटी मत समझ लेना। बहुत लोग इसमें करंट समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊष्मा यानी हीट का पूछा जा रहा है, सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, ये होगा पारा, ठीक है। इन सब में से पारा जो है वह हीट का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र के सहायता से हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। देखो यहाँ से मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, फिजिक्स से ये एक ऐसा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब सबसे अधिक का मतलब ये नहीं है कि सबसे अधिक इसी का होता है, 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक किसका है उसको आपको बताना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सबका रेंज, ठीक है, आप याद रखना, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे अधिक जो वेवलेंथ है वो है रेडियो वेव्स का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रेस, ठीक है। इसके बाद आता है यूवी, और इसके बाद आता है आपका एक्स रेज, और इसके बाद आता है आपका गामा रेस, ठीक है। तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रेज आपका हो गया। क्या क्या, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, और उसके बाद यूवी, एक्स और गामा रेज। तो यहाँ से याद रखना सबसे अधिक होता है रेडियो वेव्स का और सबसे कम होता है गामा रेज का। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा गया है तो रेडियो वेव्स बहुत कम बार ही पूछा गया है, आपको या तो माइक्रोवेव्स दिया रहेगा या इंफ्रारेड दिया रहेगा या विजिबल दिया रहेगा, तो ऑर्डर में से कोई भी आपसे सबसे अधिक वाला रहेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या है, पाराबैंगनी, प्रकाश किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें। तो प्रकाश किरणें आपका विजिबल रेस हो गया, ठीक है। विजिबल रेस से ऊपर किसका किसका दिया हुआ है, यहाँ पे देखो गामा तो नीचे हो गया, पाराबैंगनी भी नीचे हो गया, विजिबल के बाद है, ठीक है, यानी इंफ्रारेड ये बचता है आपका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको ऑर्डर याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी उठा के दे दिया जाएगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। आसान सा क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तब आपको सूर्य का किरीट दिखाई देता है या कोरोना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोला जा रहा है, अगर आरबीआई नगद आरक्षण अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा देती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CRR है क्या, यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है। तो देखो कोई भी जितने भी बैंक ऑपरेट कर रही है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगाती है, उसी में से कुछ रेट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपका CRR होता है जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, नगद आरक्षण अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। SLR होता है, ठीक है, और रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है। ये चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। किस चीज़ के लिए,
तो मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर आरबीआई ने अपनी निर्भरता बढ़ाई है? कौन सा उपकरण है वो है खुले बाजार क्रियाएं। इससे पहले भी मैंने बताया हुआ था। खुले बाजार क्रियाएं में क्या करती है आरबीआई? तो जो भी प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह है उसको बाय और सेल करती है। यही है आरबीआई का खुले बाजार नीति, और हाल ही के दिनों में इसको बहुत अधिक यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे के बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की है? नरसिम्हम समिति, आपको पता होना चाहिए कि ये बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको बताना है कि नरसिम्हम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने का जो सुझाव है वो दिया है। तो कितने स्तरीय? ये है 4 स्तरीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं? तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्थाएं, किस तरह के वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्थाएं? यहाँ पर शाखा बैंकिंग है। कैसा है? शाखा बैंकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन आपका आरबीआई रहे तो गलती से आरबीआई मत मार देना, क्योंकि वो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक नहीं है, वह सरकार का बैंक है, ठीक है। उसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अभी वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? यह है आपका एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? आपको ये बताना है। तो कब किया गया था? ये किया गया था जुलाई 1969 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है यानी प्राइवेट बैंक है? तो इसमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है? इलाहाबाद बैंक सरकारी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक सरकारी बैंक है, पंजाब बैंक पीएनबी ये एक प्राइवेट बैंक है। पीएनबी नहीं, पंजाब बैंक है सिर्फ, ठीक है। पीएनबी आपका हो गया पंजाब नेशनल बैंक, ये सरकारी बैंक है, लेकिन पंजाब बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईडीबीआई यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? तो आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय संस्था नहीं है? तो वित्तीय संस्था यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा एक नहीं है? सारे ऑप्शन पढ़ो जल्दी से। कौन है? आईसीआईसीआई, एलआईसी, आईडीबीआई और आईआईपीए। तो आपका आईआईपीए एक वित्तीय संस्था नहीं है। तो आईआईपीए क्या है? आईआईपीए का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऋण नियंत्रण यानी जो भी लोन्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसका रेगुलेशन कौन करता है? तो देखो बैंकिंग प्रणाली जो भी है ना, सबका रेगुलेशन तो एक ही करता है, वो है आरबीआई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण प्रदेश है आपका शीतोष्ण प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तंबाकू यानी टोबैको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, ठीक है। यानी मूंगफली का भी चीन है और तंबाकू का भी चीन है। अगला क्वेश्चन है, लंबे देसे, ये देसे नहीं है रेसे है, ठीक है, लंबे रेसे वाली कपास, लंबे रेसे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है इंडिया में, ठीक है, और इसके बाद है चाइना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लंबे रेसे वाली कपास, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी अमेरिका में सबसे अधिक लंबे रेसे वाली कपास उत्पादित होती है। अच्छा, कपास के उत्पादन में पहला स्थान मैंने बताया इंडिया का, दूसरा चाइना का और तीसरा है अमेरिका का, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है? ये है अमेरिका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो इन 4 ऑप्शंस में से बताओ भारत किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह है मक्खन तथा घी, यानी मिल्क प्रोडक्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला क्वेश्चन है संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है? चीन है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन है संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। गंधक यानी सल्फर, तो सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए। कौन सा देश है? देखो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक तरफ से याद रखते जाना। अगला क्वेश्चन है संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक, तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है, यानी रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण किस देश में होता है, ये आपको बताना है। किस देश में होता है? ये भी होता है अमेरिका में। कहाँ होता है? अमेरिका में रेल इंजनों का सबसे अधिक निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है। करीबा बांध, करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध है जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है, यानी उत्तरतम बिंदु, जैसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा था उसी तरह से सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ये हो जाएगा आपका सबसे पूर्वी बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ईस्ट। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है। K2 किस श्रेणी में स्थित है, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। आप जानते हो इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये एक आर्किपेलागो है और इसमें अलग अलग द्वीपें हैं जिसका अलग अलग नाम है, लेकिन सबको कलेक्टिवली हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। आपसे वही पूछा जा रहा है ये कहाँ स्थित है, किस भाग में स्थित है। तो ये तो मैं अभी बता देता हूँ, दक्षिणी भाग में स्थित है। लेकिन चलो एक बार मैं मैप पे दिखा देता हूँ, आपको याद रह जाएगा कि कैसे आप इसको आंसर करोगे। ठीक है, देखो ये आपका इंडिया का मैप। ठीक है, और इसमें अगर आप लोकेशन देखना चाहो लक्षद्वीप का तो यहाँ पे आपको रेड सर्किल में ये दिख रहा है लक्षद्वीप। ठीक है, बहुत सारे डॉट 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 के फॉर्म में आपको हमेशा मैप में दिखता है। ठीक है, देखो दो चीज़ें यहाँ से आपसे आते हैं, अगर आपका क्लियर है तो अच्छी बात है। एक आता है अंडमान निकोबार और दूसरा आता है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार ईस्ट में स्थित है और लक्षद्वीप वेस्ट में स्थित है। थोड़ा सा और अगर प्रिसाइज हो जाए तो अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट में है। ठीक है, साउथ ईस्ट में, और लक्षद्वीप आपका साउथ वेस्ट में। क्लियर है, पोजीशन आपको क्लियर हो गया। अब चलो लक्षद्वीप को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो यही चीज आपको दिखता है डॉट डॉट के फॉर्म में। ठीक है, और अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिकॉय द्वीप कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिकॉय द्वीप, ये आपसे पूछा गया था। देखो ये है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप आपको सबसे साउथ में दिख रहा है। ठीक है, इसको बस मैप को दिमाग में स्टोर करके रखो, आपको रटना नहीं है कि मिनिकॉय कहाँ है। आपको अचानक से अगर क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए तो ये मैप अगर दिमाग में रहा तो आप इसको आंसर कर पाओगे। कहाँ है मिनिकॉय द्वीप, यह हमेशा नहीं, लक्षद्वीप के साउथ में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से और चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जैसे लक्षद्वीप के नियरेस्ट अगर पोर्ट का हम लोग बात करें जहाँ से इसको इंडिया के मेनलैंड से जोड़ा गया है तो ये है आपका कोचीन पोर्ट। कौन सा है, कोचीन पोर्ट, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किस मुख्य नदी की सहायक नदी है, तो यह है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, यह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट पे, ठीक है, अरब सागर में यहाँ पे उठती है और सबसे पहले जो है वो पश्चिमी घाट पे पहुंचती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? वह है काली मिट्टी। ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको और गुजरात के क्षेत्र में आपको ये दिखेगा, जहाँ पे अक्सर आप फोटो जो देखते हो किसान को खेत में बैठे हुए, ठीक है, फटा फटा जमीन रहता है, तो उधर काली मिट्टी ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसका ये एक मेन लक्षण है कि गीली होने पर यह फैलने लगता है और सूखा होने पर यह फटने लगता है या दरार इसमें पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी भी काली मिट्टी की ही है। अगला क्वेश्चन है, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट एक बीमारी है एक फसल की, आपको बताना है किस फसल की। तो रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने का फसल सबसे अधिक प्रभावित किस बीमारी से होता है? तो यह है रेड रॉट। ठीक है, गन्ने के बीच में आप देखना लाल 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 हो जाता है, उसी को बोलते हैं रेड रॉट बीमारी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? यह कपास को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, खैरा नमक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। सबसे पहले एक बात आपका क्लियर हो गया, खैरा नमक रोग जो है वो जस्ते की कमी से होती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका एग्जाम में बनता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी फसल इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो खैरा रोग से प्रभावित होने वाली कौन सी फसल है? वह फसल है चावल या धान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? स्मट बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? यह है बाजरा, जिसको सबसे अधिक प्रभावित करती है स्मट नामक बीमारी। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो किस टाइप का वो बाजार है? तो वो किस टाइप का बाजार है? वो बाजार है आपका एकाधिकार बाजार। ठीक है, एकाधिकार बाजार में क्या होता है? एक फर्म होता है और उसी का मोनोपोली चलता है। तो आपसे क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा था कि किस बाजार संरचना यानी मार्केट स्ट्रक्चर में बाजार के मांग वक्र प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉप बोलते हैं, या इसको हिंदी में और मिली जुली खेती के बदले मिश्रित खेती भी कहा जाता है। यहाँ से मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको याद रखना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर बताओ, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिली जुली खेती से तात्पर्य है पशुपालन और कृषि साथ करना। बहुत लोग ये मारेंगे कि एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसल को बोना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मिली जुली खेती और मिली जुली फसल यानी मिश्रित खेती और मिश्रित फसल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर खेती आपसे पूछा जाए उसमें आपका आंसर होगा पशुपालन और कृषि एक साथ करना। ठीक है, एक ही फील्ड पे अलग अलग जगह पे। और अगर मिली जुली फसल या मिश्रित फसल का बात किया जाए तो उसका मतलब हो गया दो फसल को एक साथ बोना। उसमें आपका ये हो जाएगा एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना। ठीक है, दोनों का डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट को इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? अगर आपको राष्ट्रीय आय निकालना हो यानी नेशनल इनकम निकालना हो तो एनएनपी में आप क्या घटाओगे? तो एनएनपी में हम लोग क्या घटाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर। अगर एनएनपी में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आसान सा क्वेश्चन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत के राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? देखो, राजकोषीय नीति एक्चुअली में अपनाया क्यों जाता है? इसको अपनाया जाता है एक सतत विकास हो। ठीक है, मार्केट में एक स्थिरीकरण हो, और स्थिरीकरण नहीं स्थिरीकरण, ठीक है, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और जो टैक्सेशन सिस्टम्स वगैरह है वो बढ़िया से काम करे और टैक्स वगैरह से जो पैसे आए हुए हैं उसका सही यूटिलाइजेशन हो, इसलिए राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। अब इसके तहत क्या क्या है इसमें से देखो, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का नियोजित वितरण, न्यायोचित वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमयन। इसमें से ये तीनों आपका आता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो भी पैसे
कलेक्ट होते हैं हमारे सरकार के पास, उसको किस तरह से लोगों के वेलफेयर के लिए या हमारे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कैसे क्या उसको मैनेज किया जाए, वहाँ पे उसका डीलिंग होता है राजकोषीय नीति में, ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे संसाधन का सही उपयोग करना, ये उसका एक फंक्शन है। ठीक है, दूसरा है आय और धन की असमानताओं को दूर करना, जैसे यहाँ पे था संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद मूल्य स्थिरता यानी कीमत स्थिरता, पूर्ण रोजगार, ठीक है, रोजगार अच्छी तरह से हो। उसके बाद भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना, ये भी एक इसका मेन चीज़ है जो आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको मिल सकता है। क्या? भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से चारों ऑप्शन को पढ़ो और बताओ क्या शामिल नहीं है। इसमें से नैतिक दबाव शामिल नहीं है, बैंक दर नीति, खुला बाजार, नकदी रिजर्व, ये सारे हैं। ठीक है, लेकिन दबाव नहीं डाल सकते। नैतिक दबाव का मतलब क्या हो गया? नैतिक दबाव एक तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उस पर क्या होता है, सोशली उस पर दबाव हम लोग डालते हैं। इस तरह का केस आपके पॉलिटिक्स में मिलता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में नैतिक दबाव का केस आपको मिलता है। कहाँ मिलता है? अब अगर आपको समझना है तो देखो, अन्ना हजारे ने क्या किया? अन्ना हजारे ने अनशन किया और लोकपाल बिल लेकर आया। ठीक है, 2 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की, तो ये क्या हुआ? ये नैतिक दबाव हुआ। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकली इसको यूज करते हैं, पर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में इसका कोई यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था कौन सी है? तो चारों में से बताओ एक अस्थाई संस्था कौन सी है? कौन सी है एक अस्थाई संस्था? जल्दी से बताओ। तो अस्थाई संस्था यहाँ पे देखो, रेड क्रॉस, यूएनओ, राजनीतिक दल, ये सब कोई भी अस्थाई संस्था नहीं है, ये सब कभी भी विघटित हो सकता है। लेकिन परिवार जो है वह एक अस्थाई संस्था है। आसान सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में कौन सा एक टर्म है जो बाधक बनता है? तो वह है आपका केंद्रीयकरण। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन। अगर कहीं पे भी सेंट्रलाइजेशन है तो वहाँ पे स्वतंत्रता और स्वाधीनता की कमी होती है। अब कैसे इसकी कमी होती है? अब देखो, कोई भी चीज़, अगर कोई भी काम आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, ठीक है, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इस पर किसी का रोक टोक नहीं है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब आपको केंद्र के कुछ रूल रेगुलेशन के अधीन रहकर काम करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो चारों ऑप्शन को पढ़ो और बताओ मोहम्मद बिन तुगलक क्यों एक असफल व्यक्ति रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मेन सबसे बड़ा असफलता का जो कारण था वो था उसने अपने जो नीतियां अपनाई थी वह आप क्या बोल सकते हो, थोड़ा अब नॉर्मल था। ठीक है, यानी उसमें व्यवहारिक राजनेता होने का जो गुण है वह नहीं था। ठीक है, देखो वो पागल तो नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ये भी सही था, उसने चीन के साथ युद्ध किया, तो इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअल में था क्या, उसने व्यवहारिक तौर पर जो डिसीजन लिया, ठीक है, वो थोड़ा सा अब नॉर्मल डिसीजन था, क्योंकि उसने इंस्टेंटली डिसीजन लिया बिना फ्यूचर को फॉरकास्ट किए, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, बल्कि वह बुद्धिमान तो बहुत था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? इसमें से सही जोड़ा आपको चुनना है, सही पेयर चुनना है। इसमें से अगर बेस्ट पेयर देखोगे तो वो है बैरम खां और अकबर। ठीक है, और बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था, जो जब अकबर शासक बना उस वक्त से लेकर बहुत समय तक संरक्षण में रहा। बैरम खां के संरक्षण में, आपको पता है, इसको एक उपाधि भी दिया गया था अकबर के द्वारा, खान बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ के ऑप्शंस के हिसाब से आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, पर कहीं कहीं आपको गोपाल कृष्ण गोखले भी, सॉरी एमजी रनाडे भी मिलेगा। क्या मिलेगा? एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के गुरु थे, लेकिन शिशिर कुमार घोष को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा,
पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको यहीं से पहले से स्ट्रॉन्ग करके जाना है। आप ऑप्शन को पढ़ो। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। और अगर चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें तो चारों का चारों फंक्शन है जो राष्ट्रपति करते हैं। पर ध्यान से जब आप अपने अध्ययन किए हुए चीजों पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? चुनाव आयोग तो आप चुन के यहां से क्या भेजते हो? आप एमपी भेजते हो ना। प्रधानमंत्री को चुन के कभी आपने भेजा है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग क्यों कराएगा? चुनाव आयोग एमपी का चुनाव कराता है, एमएलए का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करवाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? संसद से संबंधित कौन सा टर्म नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सा टर्म है वो? आमुख, स्थगन, भंग करना और बर्खास्त करना। तो कौन सा टर्म नहीं है? यह है बर्खास्त करना। यह संसद से रिलेटेड टर्म नहीं है। तो यहाँ पे एक टर्म है आपका आमुख, ठीक है। आमुख का मतलब होता है इंट्रो, ठीक है। तो इंट्रो तो होता है कोई भी सत्र की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले उसका इंट्रो ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र है आपका दक्कन का पठार वाला क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाएं। यानी आपको कुछ शहर दिया हुआ है और उस शहर के किनारे वह शहर किस नदी के किनारे बसा है वो आपको दिया हुआ है। पालाय, जबलपुर, पेरिस, लंदन और लाहौर, सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं। जल्दी से बताओ कौन सा शहर किस नदी के किनारे बचा हुआ है। तो जो जैसे जैसे आपको आता है सबसे पहले वो आप मैच करते जाओ। मुझे तो आ रहा है, मैं एक तरफ से मैच करता हूँ। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। पेरिस का सीन अच्छा है, ठीक है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है और लाहौर रावी नदी के किनारे है। तो आपका सही मैच कौन सा हो रहा है? सारे ऑप्शंस में से देखो तो आपका ए ऑप्शन सही मैच हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सुशासन दिवस हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। यानी कौन सा आपका सही मिलान क्या हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। महमूद गजनबी सोमनाथ की लूटपाट, बिल्कुल सही है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ में लूटपाट मचाई थी। अगला आपका मोहम्मद गौरी सिंध विजय, तो सिंध विजय से मोहम्मद गौरी का कोई रिलेशन नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, बंगाल में विद्रोह तो बहुत बाद हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई, चंगेज खां की चढ़ाई के समय इल्तुतमिश था यहाँ का सुल्तान। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही सही है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो गिरगिट अपना रंग बदल सकती है किस चीज की उपस्थिति के कारण? तो यह है वर्ण किलवक के कारण। वर्ण किलवक के कारण जो गिरगिट है वो अपना रंग बदलती है। यानी उसके शरीर में कुछ ऐसे क्रोमेटोपोर्स होते हैं, कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण से वह कलर बदल सकता है, ठीक है। बाद में बहुत सारे अलग अलग रिसर्च भी हुए हैं, कुछ का कहना है कि रिफ्लेक्शन के कारण होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें, लेकिन आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो अभी आपके ऑप्शन में है आपको वही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो कौन है वो है रोहित शर्मा, ठीक है। क्या क्या है रोहित शर्मा ने सनत जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? यानी कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सबसे सटीक बैठता है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ो और आंसर करो कौन सा वो घटना हो सकता है या कौन सा वो जो डिस्क्रिप्शन है वो हो सकता है उसके लिए सटीक।
तो देखो सी आपका सटीक आंसर है। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो बाहर में किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं कि वो बाहर में किया जाता है। इसके बाद फिर इसको वुम्ब में फिट कर दिया जाता है और जो बेबी का ग्रोथ है वो अंदर में होता है। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पिरपंजाल के बीच स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, जल्दी बताओ। सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल कैसा होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर मनुष्य भारहीन महसूस करता है, क्यों, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है सैटेलाइट के अंदर, इस कारण से वहां पे भारहीनता महसूस की जाती है। अगला क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। शुद्ध जल में जब आप डिटर्जेंट मिलाते हो तो इसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन घट जाता है। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा विस्फोटी तारा को कहते हैं, ठीक है, विस्फोटी तारा यह है सुपरनोवा। अगला क्वेश्चन है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। आसान सा क्वेश्चन है, बस आप ऑप्शन पढ़ो। तो यह है आपका मोडम, ठीक है। मोडम जो है वह टेलीफोन लाइनों को कंप्यूटर से जोड़ने में काम आता है। बस इतना ही क्वेश्चन आपका था, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा जो पड़ता है यानी हार्ट अटैक आता है वह किस कारण से आता है। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है, ठीक है, कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है जिसके कारण से जो ब्लड है वह हृदय जो पेशियां हैं, ठीक है, हार्ट मसल्स हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो सोलर एनर्जी को चेंज करके जो प्रकाश वोल्टीय सेल है, ठीक है, वह किस में कन्वर्ट कर देता है, तो वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखना है इसको, ठीक है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। कौन सा प्रोसेस, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से बायोडीजल उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो और जल्दी बताओ अमोनिया का एक गुण कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, केमिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये पूछा गया है। तो कौन सा गुण है, देखो जब अमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसको लाल लिटमस पेपर से टच करोगे तो वह नीला हो जाता है, ठीक है। तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह है इसका एक गुण। अगला क्वेश्चन है इनमें से विषम कौन सा है। तो संगमरमर, चाक चूना और बुझा चूना, इसमें से विषम कौन सा है, ऑड कौन सा है। ये आपका बुझा चूना, ये सब सॉलिड है, बुझा चूना जानते हो ये लिक्विफाइड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो गुड गवर्नेंस सूचकांक में तमिलनाडु को पहला स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है ये आपको बताना है। बग क्या होता है, ये होता है एक एरर। अगला क्वेश्चन है कास्ट स्प्रिट क्या होता है, यानी वुड स्प्रिट, ठीक है। वुड स्प्रिट या वुड अल्कोहल किसको हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, ये कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। अगला क्वेश्चन है वरामिहिर क्या है। वरामिहिर क्या है या क्या था, ठीक है, ये बोल सकते हैं। वरामिहिर कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वरामिहिर कौन थे, तो ये एक प्राचीन खगोलज्ञ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। अग्निशमन वस्त्र यानी जो फायर एक्सटिंग्विश करने वाले लोग होते हैं, फायर फाइटर होते हैं, उनका जो ड्रेस बनाया जाता है वह किससे बनाया जाता है, तो वह एस्बेस्टस से बनाया जाता है। तो पहले एस्बेस्टस से बनाया जाता था, लेकिन अब कुछ और लाइट मटेरियल, ये भारी हो जाता था, ठीक है। तो लाइट मटेरियल, कुछ मॉडर्न मटेरियल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ये एक है नोमैक्स, ठीक है, इसको याद रखना, नोमैक्स। और दूसरा है आपका केबलर, ठीक है, केबलर। ये दो मटेरियल है जिसको आजकल यूज किया जाता है फायर फाइटर का ड्रेस बनाने में। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है।
तो बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक ऐसी कंपनी होती है जो कई देशों में अपना कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां पर मैंने बताया होता कि इस चीज का डिपोजिशन है। ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा हुआ है, इसका रिवर्स, ठीक है। तो किस चीज का वो निक्षेप है? वो है यूरेनियम निक्षेप। तो आंध्र प्रदेश में यूरेनियम आपको अधिक मात्रा में कहाँ मिल जाएगा? वो है तुमालापल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो यूवी रेस किसके कारण नहीं पहुंच पाता है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है ओजोन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? यानी पृथ्वी पर जो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो कौन सा एक ऐसा चीज है जिसको अधिक से अधिक मात्रा में अगर लोग खाएं तभी वो सस्टेन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा वनस्पति उत्पाद। आपको ये क्वेश्चन अजीब लगा होगा, पर ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? यह है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, जल्दी बताओ कौन कौन है? तो वह है आपके चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कौन सा वो भारत का शहर है जहां पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कौन सा वो शहर है? वह है मुंबई, ठीक है। कोई मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन सा वो जोन है, 2 रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जो है वह मुंबई है। एक तो आपका है सेंट्रल जोन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका वेस्ट जोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था? भारत की जनसंख्या घनत्व का बात किया जा रहा है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो क्या था? यह था 382। क्या था? 382। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो विजडन के द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम शामिल किया गया है? तो वो है विराट कोहली, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको अच्छा लगा होगा पर डे की तरह, ठीक है, और आपने बहुत चीज सीखा होगा, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।